ये हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें लिखा हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ मेहुल ब्रदर्स एज ऑन 31/12/2011 वाज एज अंडर। अब ये बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब भी एक तरीके का स्टॉक ही होता है, मतलब अभी फैक्ट्री में है वो स्टॉक। डेटर्स माइनस बीडीआर, डेटर्स माइनस बीडीआर, बेट बिल रिसीवेबल, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस। लायबिलिटी साइड पे कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन फंड ऑन बिल्डिंग, ये याद रखना, डेप्रिसिएशन फंड ऑन बिल्डिंग, ये बिल्डिंग में से माइनस होगा, प्रोविडेंट फंड। फिर आगे लिखा हुआ है अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है मार्केट प्राइस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 20% मोर। अब यहां से मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, बाकी का रीड मैं बाद में करूंगा। मार्केट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 20% मोर, तो मार्केट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 20% मोर, तो ऊपर आपको प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है ये वाला 80,000। प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 80,000, इसकी मार्केट वैल्यू 20% मोर है। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन नहीं है, तो 80,000 और 20% मोर। तो हम लोग स्टेप 1 में जाएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल। यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, इसकी ओल्ड वैल्यू है 80,000 और इसमें लिखा हुआ है 20% मोर, 20% हम लोग ऐड कर देंगे। तो 80,000 का 20% होता है 16,000, 16,000, तो 80 + 16 ये हो जाएगा 96,000। तो प्लांट एंड मशीनरी की मार्केट वैल्यू आ जाएगी 96,000। आगे फिर सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। ये हम लोगों को स्टेप 2 में काम आएगा 12%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, तो हम लोग स्टेप 2 में जाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 12% कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 12/100। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो 12/100 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टेप 2 में। आगे इसके बाद आपको दिया हुआ है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 years आर एज अंडर। ये लास्ट 3 years का प्रॉफिट दिया हुआ है 52, 40 और 62, और ये तीनों साल का वेट दिया हुआ है। अब सीधी बात है, यहाँ पे तीनों साल का वेट दिया हुआ है 1, 2, 3, मतलब हम लोगों को वेटेड एवरेज ही करना है। तो ये प्रॉफिट दिया हुआ है 52, 40 और 62, 52, 40 और 62, सुनते रहना। ईयर्स कौन से दिए हुए? 2009, 10, 11, 52, 40, 62। ये मैं स्टेप 3A में जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा 2009, 2010, 2011। यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 52,000, 40,000 और 62,000, ये प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, अब वेट्स दिए हुए थे, लेकिन वो वेट्स स्टेप 3A में काम नहीं आएंगे, स्टेप 3B में काम आएंगे। तो मैं स्टेप 3B में जाऊंगा और ऑब्वियसली क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेटेड एवरेज, वेट्स दिए हुए, अगर वेट्स दिए हुए तो मैं कंपलसरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही फाइंड आउट करूंगा। तो मैं यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करूंगा कंपलसरी। ये ईयर जो दिए हुए थे 2009, 2010, 2011, और यहाँ पे जो प्रॉफिट मैं लिखूंगा वो करेक्टेड प्रॉफिट आएगा। स्टेप 3A में मैं एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा कि क्या प्लस करना बाकी है, क्या माइनस करना बाकी है, वो स्टेप 3A में करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा करेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स, और यहाँ पे मैं वेट्स मल्टीप्लाई कर दूंगा। वेट्स मतलब W, वेट्स मतलब W। तो क्वेश्चन में वेट्स दिए हुए थे 1, 2, 3, ये तीनों वेट्स क्वेश्चन में दिए हुए थे 1, 2, 3। तो जो भी करेक्टेड प्रॉफिट आएगा स्टेप 3A के बाद वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। करेक्टेड प्रॉफिट मतलब X और वेट मतलब W। फिर मैं X और W दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, X मल्टीप्लाई बाय W। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा X और ये जो वेट आया 1, 2, 3, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे XW आ जाएगा।
फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, वो सब धीरे धीरे होते जाएगा। मेरी हैबिट क्या है कि जो भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी हुई है उसका जो स्टेप में आंसर होना चाहिए उसी टाइम पे लिखते जाओ। आगे वेट्स मैंने लिख दिए। अब मैंने आपको एक बात हमेशा बताई है हर सम में कि यहाँ पे जो फाइनल लास्ट नीचे नीचे वाला साल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 2011 है, ये वही साल होना चाहिए जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट का ईयर है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट का ईयर भी यही होना चाहिए जो यहाँ पे आखिरी साल है। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि बैलेंस शीट का ईयर कौन सा है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट का ईयर है 31/12/2011 और हम लोगों ने भी यही आखिरी साल लिखा था 2011। ठीक है, हमारा लास्ट ईयर, फाइनल ईयर और बैलेंस शीट वाला ईयर सेम होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी सेम है। आगे फिर लिखा हुआ है स्क्रूटनी, मतलब चेक करना। स्क्रूटनी मतलब चेकिंग, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट करना। स्क्रूटनी ऑफ प्रॉफिट हाउएवर रिवील्स दैट, यहां से लेकर 1 2 3 4 में 4 अलग अलग एडजस्टमेंट्स हैं कि ये प्रॉफिट में प्लस करना रह गया, ये माइनस करना रह गया। देखो फर्स्ट पॉइंट, द प्रॉफिट आर बिफोर मेहुल्स रेम्यूनरेशन ऑफ ₹8,000 ईयरली। मतलब ये जो प्रॉफिट है इसमें मेहुल का सैलरी माइनस नहीं किया हुआ है। बिफोर मतलब बिफोर डिडक्टिंग, मेहुल की सैलरी माइनस नहीं की हुई है ईयरली 8,000, तो ये मैं माइनस कर दूंगा। तो जो स्टेप 3A है, स्टेप 3A, इसमें मैं लिखूंगा लेस मेहुल्स सैलरी या रेम्यूनरेशन 8,000 ईयरली। तो ये 8,000 ईयरली, पहले साल में 8,000 माइनस, दूसरे साल में, तीसरे साल में, तीनों साल में 8,000 8,000 8,000 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एडजस्टमेंट नंबर 1। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या हुआ कि मेहुल की सैलरी माइनस की हुई नहीं थी, प्रॉफिट में थे, तो मैंने हर साल ईयरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो मैंने तीनों साल में 8,000 8,000 8,000 माइनस कर दिया। आगे क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा है द क्लोथिंग स्टॉक ऑफ 2009 इज ओवर वैल्यूड बाय 4,000। अब क्लोथिंग स्टॉक ऑफ 2009 का क्लोथिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, हमने भूल से इसकी वैल्यू ज्यादा लिखी है। भूल से वैल्यू क्लोथिंग स्टॉक की ज्यादा लिखी होगी तो प्रॉफिट भी भूल से बढ़ गया होगा, तो हम लोग प्रॉफिट को कम करेंगे। समझो सब लोग, क्लोथिंग स्टॉक भूल से ज्यादा लिख दिया था हम लोगों ने, 4,000 रुपीज ज्यादा लिख दिया था, तो हम इस क्लोथिंग स्टॉक को क्या करेंगे, कम करेंगे। क्लोथिंग स्टॉक को कम करेंगे तो प्रॉफिट भी कम होगा, 4,000 रुपए 2009 में। अब आगे समझो, ये स्टेप 3A, ये 2009 में 4,000 रुपए मैं माइनस कर दूंगा। ये एडजस्टमेंट नंबर 2 लेस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो भूल से ओवर वैल्यू हो गया था। क्लोजिंग स्टॉक 2009 में 4,000 रुपए भूल से हमने ज्यादा लिख दिया था। अब क्लोजिंग स्टॉक भूल से ज्यादा लिख दिया था, क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी कम होगा। 2009 में 4,000 रुपए हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस एडजस्टमेंट का एक और इफेक्ट होगा जो क्वेश्चन में कभी भी ये लोग बताएंगे नहीं। क्वेश्चन में ये लोग कभी नहीं बताएंगे कि इस एडजस्टमेंट का एक सेकेंड इफेक्ट भी होगा। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 में पहले अगर माइनस हुआ तो बाद में हो जाएगा प्लस, पहले माइनस हुआ तो बाद में प्लस होगा। क्या प्लस होगा, ये पहले साल में 2009 में, अगर 2009 में क्लोथिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो ऑटोमेटिकली जो 2009 का जो क्लोथिंग स्टॉक होगा वो ऑटोमेटिकली 2010 का ओपनिंग स्टॉक होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में नोट करके लिख देता हूं, यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 2 का एक नोट करके मैं लिखता हूं
कि क्लोथिंग स्टॉक of 2009 is equal to opening stock of 2010। जो 2009 का क्लोथिंग स्टॉक होगा वो 2010 का ओपनिंग स्टॉक होगा। अब अगर हम लोगों ने 2009 में 4,000 रुपए प्रॉफिट में थे माइनस किए, तो हम लोग 2010 में 4,000 रुपए प्रॉफिट में ऐड करेंगे। 2009 में हम लोगों ने प्रॉफिट में थे 4,000 रुपए माइनस किया, तो 2010 में हम प्रॉफिट में 4,000 रुपए ऐड करेंगे, क्योंकि 2009 का जो क्लोथिंग स्टॉक होगा वो 2010 का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो अगर 2009 में हमने भूल से प्रॉफिट ज्यादा लिख दिया है भूल से प्रॉफिट ज्यादा लिख दिया था 2009 में, तो वही 2010 में भूल से प्रॉफिट कम लिख दिया होगा। यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा लिख दिया था, ओवर वैल्यूड, क्लोथिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, प्रॉफिट ज्यादा हो गया था, तो हमने प्रॉफिट को कम किया। उसी तरह यहाँ पे हमने प्रॉफिट को कम कर दिया था, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है कि 2010 में 4,000 रुपए ऐड करो, वो क्वेश्चन में कभी बताएंगे नहीं, वो आपको खुद ही करना है। यहाँ पे 2009 है तो यहाँ पे 2010 होगा, ठीक है। ये बाद में रूल साइड में नोट्स करके लिख देना। एडजस्टमेंट 2 का जो नोट है ये बाद में वर्किंग नोट्स में लिख देना आगे। तो ये 4,000 रुपए मैं कर दूंगा ऐड, 4,000 2010 में। ये एडजस्टमेंट आती ही है बहुत बार, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब एडजस्टमेंट नंबर 3। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख दूं ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। आगे एडजस्टमेंट नंबर 1, 2 हो गया। 3, in 2010 there was a profit on sale of machine of rupees 2,000 which is credited to profit and loss account। अब इस प्रॉफिट को हम लोग अबनॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट मैं पूरी लिस्ट बता दूंगा, अबनॉर्मल प्रॉफिट लॉस कौन से होते हैं। In 2010 there was a profit on sale of machine of rupees 2,000 which is credited to P&L। पहले मैं आंसर बता दूं, फिर और पीछे की थियरी इसके बता दूं। 2010 में कितना प्रॉफिट हुआ था? 2,000 रुपए। 2010 में 2,000 रुपए प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। 2010 में 2,000 रुपए प्रॉफिट हुआ था। अब आप देख रहे हो मैं प्रॉफिट को माइनस कर रहा हूं। 2010 है, ये कौन सा ईयर है? 2010, और मैं प्रॉफिट में 2,000 माइनस कर रहा हूं। एक्चुअली ये है प्रॉफिट, पर मैं माइनस कर रहा हूं। सुनते रहना। एडजस्टमेंट 3 लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये अबनॉर्मल प्रॉफिट है। ये अबनॉर्मल प्रॉफिट है, इतना याद रखना, ठीक है। मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट बताऊंगा कि कौन से अबनॉर्मल प्रॉफिट्स और अबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, और हम लोग अबनॉर्मल प्रॉफिट या अबनॉर्मल लॉस का उल्टा इफेक्ट कर देते हैं। उल्टा इफेक्ट करते हैं मतलब प्रॉफिट है, पीएनएल में लिखा हुआ ही है, हम इस प्रॉफिट को हटाएंगे, अबनॉर्मल प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हटाएंगे, तो हमारे बिजनेस का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो लेस हो जाएगा। देखो मैं समझा दूं, ये एडजस्टमेंट 3 को मैं ज्यादा डिटेल में समझा दूं। ये एडजस्टमेंट 3 है, मान लो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पर्टिकुलर्स अमाउंट, और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड है, और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड है। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने पीएनएल में क्रेडिट साइड पे कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन था 2,000, अगर कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट
हमने पीएनएल में क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। अब इस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हटाएंगे। हम ऐसे बोलेंगे कि ये जो 2000 प्रॉफिट है ये गलत है, इसको पीएनएल में से हटाओ। अब आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हटाओगे, कोई भी क्रेडिट आइटम, कोई भी इनकम आइटम, कोई भी ऐसी एंट्री जो पीएनएल में क्रेडिट की हुई है, उसको पीएनएल में से हटाओगे तो हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो डेबिट साइड पे लास्ट में नेट प्रॉफिट आता है, ये नेट प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। आप क्रेडिट वाली आइटम्स हटाओगे तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो लेस हो जाएगा। और डेबिट वाली आइटम्स आप हटाओगे, डेबिट साइड पे यहाँ पे अबनॉर्मल लॉसेस आते हैं, वो मैं पूरी लिस्ट थियरी वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। यहाँ पे अबनॉर्मल लॉस आता है। अगर आप कोई भी अबनॉर्मल लॉस हटाओगे पीएनएल में से, इसको कैंसिल करोगे अबनॉर्मल लॉस को, तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। सीधी बात है ना, एक्सपेंस को या लॉस को हटाओगे, डेबिट आइटम को, एक्सपेंस को या लॉस को हटाओगे तो प्रॉफिट विल इंक्रीज, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। और कोई भी अबनॉर्मल प्रॉफिट या अबनॉर्मल इनकम या क्रेडिट आइटम, कोई भी क्रेडिट आइटम को हटाओगे, इनकम को हटाओगे तो नेट प्रॉफिट हमारा लेस हो जाएगा। तो यही मैं आपको बता रहा था। लिख के दूं मैं आपको ये रूल? मैं रूल लिख के देता हूं, ये थियरी वाले पेजेस में लिखना बाद में। इफ द abnormal profit is given, then it should be removed from profit and loss account, and so the net profit will decrease। ठीक है, अबनॉर्मल प्रॉफिट को हटाओगे, जो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन था, तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब मैं ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ये थियरी वाले पेजेस में लिखना। अब अबनॉर्मल प्रॉफिट की जगह पे मैं लिख देता हूं अबनॉर्मल लॉस, और इनके सारे एग्जांपल्स में बताऊंगा और कौन से होते हैं। इफ अबनॉर्मल लॉस इज गिवन, देन इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and so the net profit will increase। तो अब अगर abnormal loss को हटाओगे तो net profit will increase। ठीक है, रूल भी बता दिया मैंने। चलो, तो ये 2000 रुपये प्रॉफिट में दे हो जाएगा माइनस। आगे फिर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 हो गया। 4, ऑन 1 जुलाई 2010, अब 1 जुलाई 2010 मतलब बीच वाला साल है। ऑन 1 जुलाई, ये भी टिपिकल एडजस्टमेंट है, चारों टिपिकल है, बट ये चारों हमेशा आते हैं। स्टेप 3A, आज तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें स्टेप 3A इजी था, एडजस्टमेंट्स थे ही नहीं। आज सब टिपिकल एडजस्टमेंट्स है। ऑन 1 जुलाई 2010 a major repair was made in respect of plant incurring cost rupees 10,000, which amount was charged to revenue। ठीक है, अब इस सेंटेंस का मीनिंग मैं आपको बता दूं। On 1 July 2010 a major repair was made in respect of plant incurring cost of rupees 10,000, which amount was charged to revenue account। अब इसके पीछे की थियरी पूरी मैं समझा देता हूं। ये एडजस्टमेंट 3 जैसे समझाया मैंने आपको, इसी तरीके से एडजस्टमेंट 4 समझा देता हूं। इसको कॉपी कर लेते हैं पहले। यहां पे मैं लिख देता हूं एडजस्टमेंट 4। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आते हैं सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस। सुनना, एक लाइन समझने के लिए, एक ट्रांजैक्शन समझने के लिए आपको बहुत सारे रूल्स पहले समझने पड़ेंगे। यहाँ पे डेबिट साइड पे सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस आते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड पे सारे रेवेन्यू इनकम्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे आते हैं रेवेन्यू इनकम्स। ठीक है, अब इसके बाद बनता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में होता है एक एसेट साइड और एक लायबिलिटी साइड। एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट। अब सॉरी मेरी गलती है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब एसेट साइड पे आता है बैलेंस शीट में सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और लायबिलिटी साइड पे आते हैं सारे कैपिटल इनकम्स। ठीक है, एसेट साइड पे सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं और लायबिलिटी साइड पे सारे कैपिटल इनकम्स आते हैं। ठीक है इतना। अब एक मशीन हम लोगों ने खरीदा, अ मेजर रिपेयर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ मेजर रिपेयर। एक मिनट बेटा, तो हमारी जो एडजस्टमेंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी में एक मेजर रिपेयर किया 10,000 रुपीज का। अब यहाँ पे एक मान लो प्लांट एंड मशीनरी होगा, प्लांट एंड मशीनरी। हम लोगों को करना चाहिए था प्लांट एंड मशीनरी में 10,000 रुपीज एड। ये जो मेजर रिपेयर है ये 10,000 रुपीज हमको करना चाहिए था प्लांट एंड मशीनरी में ऐड, ये करेक्ट है, लेकिन भूल से इट वाज रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। भूल से हम लोगों ने उसको रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया 10,000। हम लोगों ने भूल से इसको 10,000 को रेवेन्यू एक्सपेंस में लिख दिया। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्सपेंस, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो भूल से आपने पीएनएल में लिख दिया है और आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हटाओगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हम इसको 10,000 को, जो मेजर रिपेयर वाली बात है, उसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया। एक्चुअली में वो 10,000 है कैपिटल एक्सपेंस, पर हमने भूल से उसको रेवेन्यू एक्सपेंस में लिख दिया। ठीक है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हटाएंगे तो सबसे पहली बात हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, 2000 कौन सा ईयर था? 10। 2010 में हमारा प्रॉफिट जो है वो 10,000 ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडजस्टमेंट नंबर 4 और इसके नीचे मैं लिखता हूँ ऐड रिपेयर या एडिशन। रिपेयर लिखना गलत होगा, एडिशन इन प्लांट एंड मशीनरी, एडिशन इन प्लांट एंड मशीनरी 10,000। अब इसके आगे और भी है, इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट और भी आगे जाएगा। एडजस्टमेंट 4 में और भी कुछ ना कुछ प्लस माइनस करना है, वो मैं अभी 1 मिनट में समझाऊंगा। ठीक है, तो हम लोगों को करना चाहिए था बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डेबिट, हमको करना चाहिए था बैलेंस शीट में एसेट साइड पे 10,000 ऐड करना चाहिए था, बट हमने भूल से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया है, इट वाज रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। तो हम लोगों ने इस 10,000 एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हटा दिया। अब कोई भी एक्सपेंस को हटाओगे तो प्रॉफिट हो जाएगा ऐड 2010 में। 2010 में हमारा 10,000 प्रॉफिट जो है वो ऐड हो गया। आगे ये एडजस्टमेंट और भी है। अब एडजस्टमेंट 4 में लिखा हुआ है आगे, द सेड सम, मतलब ये 10,000 इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल कैलकुलेशन, मतलब इसको कैपिटलाइज करो। भूल से यहाँ पे लिखा हुआ है इट वाज चार्ज्ड टू रेवेन्यू, भूल से इट वाज चार्ज्ड टू रेवेन्यू, द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड, मतलब उसको पीएनएल में से हटाओ और बैलेंस शीट में लेके जाओ। कैपिटलाइज मतलब कैपिटल एक्सपेंस, बैलेंस शीट में लेके जाओ फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल कैलकुलेशन, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ये जो 10% डेप्रिसिएशन है ये अभी हमारा कैलकुलेट करना बाकी है बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जुलाई 2010 और 10% डेप्रिसिएशन। अब सुनना 10% डेप्रिसिएशन कैसे सॉल्व होगा। हम लोगों ने ये जो मशीन खरीदी थी 10,000 रुपीज की,
ये 10,000 की मशीन हम लोगों ने खरीदी थी 1 जुलाई 2010 को, ठीक है। अब हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है, इस क्वेश्चन में हमारा अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। तो आपने बैलेंस शीट की डेट में भी नोट किया होगा। सबसे पहला ईयर है हमारा 1/1/2009 से लेकर 31/12/2009, ये हमारा पहला अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है। अब हमारा दूसरा अकाउंटिंग ईयर है 1/1/2010 से लेकर 31/12/2010, और हमारा तीसरा अकाउंटिंग ईयर है 1/1/2011 से लेकर 31/12/2011। अब हम लोगों ने जो मशीन खरीदी है 10,000 की, वो हमने इस साल के बीच में खरीदी है। मतलब 1/1/2010 और 31/12/2010, इस साल के बीच में हम लोगों ने 10,000 की मशीन खरीदी है। कब खरीदी है 10,000 की मशीन? ये हमने खरीदी है 1/7/2010 पे। ये सारी बातें आप लोग वर्किंग नोट्स में लिखना बाद में, पहले पूरा समझ लो। अब इसका डेप्रिसिएशन है 10% RBM, इसका डेप्रिसिएशन है 10% RBM, डेप्रिसिएशन इक्वल टू 10% इक्वल टू RBM, मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सब एक ही बात होती है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब पहले साल में जो इसका डेप्रिसिएशन होगा वो 6 महीने का होगा, ठीक है। तो 10,000 रुपीज पे 10%, 10,000 का 10% होता है 1,000, लेकिन 6 महीने का करेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा 500, ठीक है। तो 10,000 का मैं ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिख के दूं आपको, 6 महीने का डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, तो 10,000 रुपीज का 10% 6 महीने का, तो डेप्रिसिएशन आएगा 500 रुपीज। इसके बाद हमारा बुक वैल्यू आएगा 9,500 ऑन डेट, मैं आपको बता दूं कौन सी डेट पे। इसके बाद जो हमारा बुक वैल्यू आएगा 1/1/2011 पे, 1/1/2011 पे हमारा बुक वैल्यू आएगा 9,500, और क्योंकि डेप्रिसिएशन हमको प्रोवाइड करना है RBM मेथड से, तो RBM मेथड से जो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा वो 9,500 पे कैलकुलेट करेंगे पूरे साल का। तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 9,500 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, एक साल का, 1 मतलब 1 ईयर, तो 9,500 का 10% होगा 950, तो 950 हमारा डेप्रिसिएशन आएगा सेकंड ईयर का। फर्स्ट ईयर का आएगा 500, ये उसका कैलकुलेशन है। सेकंड ईयर का आएगा 950, ये इसका कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 9,500 माइनस 950, तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 8,550। ये हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। इसकी डेट आएगी 1/1/2012। अब मेरे को क्या चाहिए था? मेरे को ये चाहिए था 500 और 950। तो हमारा पहले साल का डेप्रिसिएशन हुआ 500, दूसरे साल का 950। अब मैं ये बैलेंस शीट में लिख के बताता हूँ और P&L में। अब पहले साल का हमारा जो डेप्रिसिएशन हुआ वो हुआ 500, दूसरे साल का जो डेप्रिसिएशन हुआ वो हुआ 950। ये दोनों डेप्रिसिएशन 500 होगा 2010 में और 950 होगा 2011 में। ये दोनों डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में से माइनस हो जाएंगे और P&L में हो जाएंगे डेबिट। 500 और 950 डेप्रिसिएशन ऑफ 2010 एंड 2011। तो मैंने क्या किया, मैंने डेप्रिसिएशन के सिंपल दो इफेक्ट्स लिखे जो हम लोग 11th में फाइनल अकाउंट्स में बहुत बार करते थे कि डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट क्या होते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे माइनस और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो ये 500 और 950 एसेट साइड पे हो जाएगा माइनस, ये एसेट साइड हो गया माइनस, और
P&L में हो गया डेबिट। अब ये एडिशनल एक्सपेंसेस हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने पड़ेंगे। अब ये एक्सपेंसेस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा -500 और 950। तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 2010 में 500 माइनस होगा और 2011 में 950 माइनस होगा। पहले साल में 0 हो जाएगा। ये 2010 है, 2010 में 500 डिप्रिसिएशन माइनस होगा, मतलब आधे साल का, और 2011 में 950 डिप्रिसिएशन माइनस होगा। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे वैसे टिपिकल एडजस्टमेंट्स आती जाएंगी। अब हम लोग यहाँ पे करेक्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पे हमारा करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। जो भी सारी अमाउंट्स प्लस माइनस करनी है वो प्लस माइनस कर देंगे। इक्वल टू, मैं क्योंकि मैंने प्लस माइनस की साइन ऑलरेडी लगाई है, इक्वल टू सम फ्रॉम 52,000 टू ये 0। कहने का मतलब है मैंने 52,000 में से ये 8,000 माइनस कर दिया और ये 4,000 माइनस कर दिया। अब 8 और 4 होते हैं 12, तो 52,000 माइनस 12,000 इक्वल टू 40,000। ये हमारा करेक्टेड प्रॉफिट आ गया 40,000। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, इसी तरीके से सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का भी हमारा करेक्टेड प्रॉफिट आ गया। अब सेकंड ईयर में ये 40,000 है, 40,000 में से पहले 8,000 माइनस होगा, फिर ये 4,000 प्लस होगा, फिर 2,000 माइनस होगा, फिर 10,000 प्लस होगा, फिर 500 माइनस होगा, तो आंसर 43,500 आएगा। और थर्ड ईयर में 62,000 माइनस 8,000, 62 माइनस 8 होता है 54,000, 54,000 माइनस 950 ये होता है 53050। ये हमारा करेक्टेड प्रॉफिट आ गया। इस करेक्टेड प्रॉफिट को 40,000, 43,500 और 53050 इसको हम लोग स्टेप 3B में लेके जाएंगे। करेक्टेड प्रॉफिट में यहाँ पे 40,000, 53050 थर्ड ईयर में, और सेकंड ईयर में कितना था 43,500, 40,000, 43,500, 40,000, 43,500, 53050 इसको हम लोग लेके जाएंगे स्टेप 3B में। फिर x और w दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे xw आ जाएगा। ठीक है, वो मैं बाद में सॉल्व करूंगा, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करें। अभी क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें बाकी है। Calculate the value of goodwill on the basis of 4 years purchase of super profit। 4 years purchase of super profit, तो ये आएगा हमारे लास्ट स्टेप में। ये FOUR 4 लिखा हुआ है। ये जो स्टेप 5 होगा उसमें आएगा 4 years purchase लास्ट में। ये रहा, यहाँ पे जितना भी हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 4 years purchase मल्टीप्लाई बाय 4 years परचेज कर देंगे। जितना भी हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा, जितना भी हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 4 years परचेज कर देंगे। डन। ठीक है, ये मीटिंग मैं यहीं पे एंड करता हूं बेटा। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाई करेंगे। अभी फिलहाल कुछ लिखना नहीं, नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे तब कुछ।